नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की हमारी जो क्लास है वो ग्रेविटेशन पे बेस होने वाली है और ग्रेविटेशन के महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, ग्रेविटेशन होता क्या है। देखो, ग्रेविटेशन अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जैसे पृथ्वी है, अर्थ और एप्पल है। अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, या अर्थ के चारों तरफ आपको पता है मून चक्कर लगाते हैं, या और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रिवॉल्व करते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन सब हर ऑब्जेक्ट, जो भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट के बीच में कोई न कोई एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट जो है किन एक फोर्स से अटैच है एक दूसरे से। हर ऑब्जेक्ट जो सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ पे जब हम यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडी की। तो एवरी सेलेस्टियल बॉडी इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर, या हम कह सकते हैं वन अनदर, बाय ए फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आपको क्लियर समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अब ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सब क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। देखो, आपको एक चीज क्लियरली पता होना चाहिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के कारण अगर इसकी स्पीड सेम ही है, मतलब इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे मोशन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट भी है, तो तब भी इसकी वेलोसिटी में चेंज होगी। क्यों वेलोसिटी में चेंज होगी? क्योंकि इसके डायरेक्शन में एवरी प्लेस, हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसका डायरेक्शन ये हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसकी डायरेक्शन यहाँ ये हो गया। हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट इन द सर्कुलर पाथ, डायरेक्शन विल बी चेंज। डायरेक्शन चेंज क्यों हो रहा है? डायरेक्शन इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि एक कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। जब तक कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई होगा कोई, तब तक उनके डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। अब डायरेक्शन में चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होने से एक्सीलरेशन जनरेट हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है? वो एक एक्सीलरेटेड मोशन करता है। तो एक्सीलरेटेड मोशन करने के लिए मैं कह रहा हूं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन करने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और वो फोर्स जो अप्लाई होता है वो किधर की तरफ होता है? सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, उस पाथ के सेंटर की तरफ होता है। इसीलिए ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एनी मोशन इन ए कर्व पाथ रिप्रेजेंट एक्सीलरेटेड मोशन and required a force directed toward the center of curvature of the path. This force is called centripetal force. तो आपको समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आया। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ एक फोर्स और भी लगता है इसके ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलेटेड मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स और अप्लाई होता है। वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब यहाँ पे इस सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? ये बाहर की तरफ लगेगा, मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा क्यों होगा? देखो, न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन का थर्ड लॉ जो था एक्शन और रिएक्शन का लॉ। मतलब अगर एवरी एक्शन के लिए एक
रिएक्शन भी होगा, उसके अपोजिट एक क्या होगा, रिएक्शन फोर्स भी लगता है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक रिएक्शन फोर्स की तरह यहाँ पे लग रहा है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए फिक्सियस फोर्स, या हम कह सकते हैं ये एक स्यूडो फोर्स है, एक छद्म फोर्स है, एक झूठा फोर्स है, ठीक है। मतलब ऐसा दैट अपीयर टू एक्ट, ये मतलब ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, मतलब जो रोटेटिंग रेफरेंस जो रेफरेंस है इसके मतलब हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई होता है। और ये एक तरह का कैसा फोर्स है, ये एक तरह का स्यूडो फोर्स है। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, एक कार है और लेट्स से एक रोड है ऐसे, और रोड यहाँ पे टर्न हुआ है, ऐसे रोड टर्न हुआ है और एक कार ऐसे जा रही है, कार पे आप बैठ के जा रहे हो। तो जब कार टर्न होती है तो आप भी दूसरी तरफ झुक जाते हो, कार इस तरफ टर्न हुई तो आप इधर की तरफ झुक जाओगे, ठीक है। जब कार टर्न होती है तो आप दूसरी तरफ झुक जाते हो, ठीक है, टर्न के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। कार टर्न हुई तो आप दूसरे डायरेक्शन में आप झुक जाते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं, कोई एक पानी से भरा हुआ बर्तन कोई भी है, जैसे एक बॉटल है और बॉटल ओपन है, और ओपन बॉटल को ऐसे आप मूव कराओ, ऐसे मूव कराओ। जब आप ऐसे बॉटल को मूव कराओगे तो आप देखोगे वाटर जो है उसमें से नीचे नहीं गिरेगा, इवन बॉटल जो है इस तरह से है, मतलब ये पूरा पलट जाता है, लेकिन तब भी पानी उसमें से नहीं गिरता। इसका कारण यही है कि पानी के ऊपर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो कि है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट जो लॉ है, अब हम बात करते हैं प्लैनेटरी मोशन एंड कैपलर्स लॉ के बारे में। कैपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लिए, जो मोशन मतलब प्लैनेट का मोशन है अराउंड द सन, प्लैनेट का मोशन अराउंड द सन, इसको हम बोल सकते हैं प्लैनेटरी मोशन। तो कैपलर ने 3 लॉ प्रपोज किए फॉर द कैपिलरी मोशन, फॉर द प्लैनेटरी मोशन के लिए कैपलर ने क्या किया, यहाँ पे 3 लॉज जो है उसको प्रपोज किए। वो तीनों लॉज क्या हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो 3 लॉ दिए थे कैपलर ने फॉर द प्लैनेटरी मोशन, वो क्या है। तो सबसे पहली बार मतलब कैपलर ने समझाया था कि प्लैनेट किस तरह से सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्या होता है ये, देखो फर्स्ट जो लॉ है कैपलर का प्लैनेटरी मोशन के लिए, वो क्या है, कैपलर डिराइव 3 लॉज विच गवर्न प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स। तो उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट का वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, वो एक इलिप्स की तरह होती है, ठीक है। और जो इलिप्स है उसके 2 फोकस होते हैं, जैसे एक सर्किल है, सर्किल का एक फोकस होता है या एक सेंटर होता है। तो लेकिन इलिप्स जो होता है उसके 2 फोकस होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, और उन दोनों सेंटर्स में से, उन दोनों फोकस में से सन किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। तो क्या बोला उन्होंने, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोसी, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब ये एक, लेट्स से ये एक क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन यहाँ पे फोकस 1 और ये फोकस 2 है। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे दिया गया फोकस 2 पे सन यहाँ पे सिचुएटेड है। तो सन इलिप्टिकल ऑर्बिट पे किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहाँ पे अगर प्लेनेट मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई प्लेनेट है जो कि मूव कर रहा है, तो इस पोजीशन पे जब प्लेनेट आएगा वो सन के करीब होगा, और इस पोजीशन पे जब प्लेनेट आएगा वो सन के पास होगा, ठीक है। इस पोजीशन पे जब प्लेनेट आएगा वो सन के बिल्कुल पास, मतलब सन के बिल्कुल पास होगा और यहाँ से सन के दूर होगा। ये देखिए, ये होता है माइनर एक्सिस और ये होता है मेजर एक्सिस। और जब सन के पास प्लेनेट होता है उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, और जब सन से दूर प्लेनेट होता है उसको बोलते हैं एफिलियन। एफिलियन बोला जाता है उसको, पेरिहेलियन बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझा। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर क्या है, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा कि जो प्लेनेट है उसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। मतलब सन के चारों तरफ प्लेनेट एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और सन जो है उस ऑर्बिट के किसी न किसी एक फोकस पे,
दो फोकस होता है, उनमें से किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है सन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है केपलर का, देखिए केपलर का जो सेकेंड लॉ है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, ठीक है, क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको समझते हैं क्या होता है ये, देखिए बहुत ही आसान है ये भी। देखिए ये सन है और ये लेट से यहाँ पे एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट है और एक मंथ के बाद प्लैनेट यहाँ पे पहुंच गया। दूसरा कंडीशन है प्लैनेट यहाँ था और उस एक मंथ के बाद प्लैनेट यहाँ पहुंच गया। लेट से हम कह सकते हैं जनवरी का महीना है, उसमें प्लैनेट यहाँ पहुंचा और ये अगस्त का महीना है, प्लैनेट यहाँ पहुंच गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया एक मंथ में पूरा। तो आप देख रहे हो प्लैनेट और सन से जो ज्वाइन हुई लाइन है, ये लाइन जो है प्लैनेट और सन, मतलब प्लैनेट और अर्थ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक एरिया स्विप कर रही है, एक एरिया स्विप कर रही है, A2 एरिया। ठीक है, एक मंथ में जो ये एरिया है, जो लाइन मतलब जो लाइन है सन से प्लैनेट को मिलाने वाली, वो एक मंथ में जो एरिया स्विप कर रही है वो हम कह सकते हैं अगले मंथ में उतना ही एरिया स्विप करेगी, नेक्स्ट मंथ में उतना ही एरिया स्विप कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इस केस में आप दिख रहा है आपको। तो हम कह सकते हैं इक्वल एरियाज स्विप इन इक्वल टाइम इंटरवल, द लाइन ज्वाइनिंग द ज्वाइनिंग लाइन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। आप ऐसे समझो कि लेट से एक वाइपर है, वाइपर का मतलब यहाँ पे जो गाड़ी को साफ करने, शीशा साफ करने वाला होता है, तो यहाँ पे लेट से वाइपर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कुछ जब ये घुमाया जाता है तो ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, तो इतना एरिया वो क्या करता है, क्लीन करता है। तो यही चीज है, जो लाइन है सन से और प्लेनेट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्विप करता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर विच इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या होता है केपलर का, वो समझिए थर्ड लॉ क्या होता है। देखिए जो थर्ड लॉ ऑफ केपलर है वो लॉ ऑफ टाइम पीरियड है। तो केपलर ने ये बताया, यहाँ पे इस पेज पे ही आते हैं, ठीक है, केपलर ने क्या बताया था, देखिए केपलर ने थर्ड लॉ जो बताया उन्होंने ये बताया कि जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है सन से प्लेनेट को, लेट से यहाँ पे ज्वाइन की, यहाँ पे ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है, एवरी प्लेस पे, तो इसका जो मीन है, ठीक है, लेट से यहाँ पे 3 कुछ यूनिट हो सकता है, यहाँ पे 4 यूनिट हो सकता है, यहाँ पे 5 यूनिट, यहाँ 6 यूनिट, यहाँ 7 यूनिट। तो मीन का मतलब ये होता है इन सबका सम, और जितने लेंथ हमने लिया है उसके डिवाइड कर देते हैं। तो मीन जो डिस्टेंस है बिटवीन सन टू प्लैनेट, जो मीन डिस्टेंस है बिटवीन सन टू प्लैनेट और उसका क्यूब, जो मीन डिस्टेंस बिटवीन सन टू प्लैनेट का क्यूब और टाइम पीरियड का स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ केपलर है। क्या थर्ड लॉ ऑफ केपलर है, यहाँ पे समझिए। थर्ड लॉ ऑफ केपलर ये है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। तो आर क्यूब और टी स्क्वायर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर एवरी कंडीशन, फॉर एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और अदर एनी स्टार सिस्टम। ठीक है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर के लॉ को आपने समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और ये लॉ यूनिवर्सल क्यों है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने एक लॉ प्रपोज किया, मतलब किसी भी प्लैनेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करें, कितना फोर्स लगा। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको 2-3 चीजें जाननी जरूरी होती है। तो फोर्स जो है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके पे डिपेंड करता है। तो पहला उन्होंने बताया कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा भाई। देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। ये दो ऑब्जेक्ट हैं M1 और M2। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/d²। और दोनों को अगर कंबाइन करते हो तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d², ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हो, जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाओगे तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है वो क्या हो जाएगा, मतलब आप एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा और ये इक्वल हो गया। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसको बोला जाता है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो ये हो जाएगा जी m1 m2/d²। F इज इक्वल टू जी m1 m2/d²। ये जो g है, g की वैल्यू, ठीक है, g की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया गया था और g की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन यहाँ पे मीटर स्क्वायर kg⁻²। इसका यूनिट ये होता है। तो हम कह सकते हैं g की वैल्यू ये होती है 6.67 इंटू 10⁻11 और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ है, ये जो न्यूटन का जो ये लॉ है, ये यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई होता है। कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ, किसी भी सोलर सिस्टम में चले, मतलब किसी भी एक स्टार सिस्टम, किसी गैलेक्सीज में चले जाओ, हर गैलेक्सीज, हर स्टार सिस्टम में यहाँ पे हर जगह पे हम कह सकते हैं ये लॉ अप्लाई होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आर मिस हो गया, एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This is called universal law of gravitation. The direction, अच्छा डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन फोर्स का इसके along होगा, ये जो लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन है, इसके along जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। क्लियर, आपको ये समझ में आया होगा ये जो लॉ है। नेक्स्ट, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसको कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने बाय यूजिंग सेंसिटिव बैलेंस। एक मेथड होता है सेंसिटिव बैलेंस मेथड, उसका यूज किया था और उन्होंने परफेक्टली कैलकुलेट किया था जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था, ये लगभग होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज अप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये सेलेस्टियल बॉडी हो या टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, या ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, हर ऑब्जेक्ट पे यूनिवर्सल जो लॉ है ये अप्लीकेबल होता है। इसका मतलब आप कहोगे कि हमारे ऊपर भी अप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अर्थ पे, या जैसे दो ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे आप भी कह सकते हो, आप मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यही कहता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो। टेरेस्ट्रियल का मतलब किसी प्लेनेट पे अगर वो ऑब्जेक्ट किसी टेरिटरी में हो, तब भी वो आपस में अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैं हूँ तो मैं इस दीवार की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ, इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन बहुत सिंपल है, इसका रीजन बहुत सिंपल है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन बहुत सिंपल है। लेट्स से एक बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं, बहुत बड़ा हैवी मैग्नेट, ठीक है, और इसके ऊपर लेट्स से दो मैग्नेट लेते हैं छोटा छोटा, यहाँ पे दो मैग्नेट लेते हैं छोटा छोटा, और इन दोनों मैग्नेट को पास पास लाते हैं। इन दोनों मैग्नेट को क्या करते हैं हम,
बिल्कुल पास पास लाते हैं। जब इन दोनों मैग्नेट को आप पास पास लाओगे तो देखोगे मैग्नेट या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट जब पास आएंगे तो आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे ये दोनों मैग्नेट। लेकिन यही दोनों मैग्नेट आप यहां ले आओ और यहां से इसको यहां पे इसको अटैच करा दो और इससे अटैच करा दो और इसको पास भी ला दो, इसको और पास ला दो, बिल्कुल पास ला दो थोड़ा सा। आप देखो क्या मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है आपस में? आप कहोगे नहीं हो रहा है। मतलब मैग्नेट जो है, जो छोटे छोटे मैग्नेट है, वो एक बड़े मैग्नेट के जब यहाँ पे कांटेक्ट में है तो दोनों मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप, मुझे लगता है ये रीजन समझ गए होंगे। देखो, अर्थ लाइक ए बिग मैग्नेट, बहुत ही बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता है। अब उसके ऊपर हम लोग क्या है, छोटे छोटे मैग्नेट हैं, बिल्कुल नन्हे मुन्ने मैग्नेट हैं, बहुत ही छोटे हैं, मतलब पॉइंट साइज है अगर हम अर्थ के कंपेयर में अपनी बात करें तो। ठीक है, तो हम कैसे एक बड़ा मैग्नेट, एक बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, वहां पे हमारा जो फोर्स है वो निग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए हम आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, नहीं तो हर कोई एक दूसरे से चिपका, मतलब हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट होता। ठीक है, आप गलत मत समझना। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? प्रॉपरली आपको क्लियरली समझ में आया होगा ये चीजें। नेक्स्ट समझना, देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, आप अपने लाइफ में खुद देखते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड सेवरल फिनोमेना, ये बहुत सारे फिनोमेना को समझने में हेल्प करता है। जैसे जैसे द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, एक फोर्स जो कि हमको अर्थ से कनेक्ट करके रखता है, हमको अर्थ से बाइंड करके रखता है। भाई कैसे बाइंड करके रखता है? हम क्यों अर्थ से बाहर नहीं जा सकते? हम क्यों अर्थ से, मतलब अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे बाहर क्यों नहीं जा पाते? हम अर्थ की तरफ, जैसे हम छत से गिरे तो छत से ऊपर ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम अर्थ की तरफ क्यों आ रहे हैं? ये जब ये जो फेनामेना है, जैसे एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, न्यूटन के सर पे ही क्यों गिरा, ऊपर कहीं गिरा होता, कहीं ऊपर किसी और डायरेक्शन में चला गया होता, अर्थ की तरफ क्यों आता है? ये सारी बातें जो हमने बात की अभी, सारी बातें समझने के लिए ये लॉ इंपॉर्टेंट है। इस लॉ से सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो यहाँ पे ये सेवरल फेनामेनाज हैं, इसको समझने में हेल्प होती है। ठीक है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं बाय दिस लॉज। तो क्लियर, आपको समझ में आया? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि साथ साथ देखो, अर्थ जो है ना, ये अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जैसे ये सन है और सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बहुत फास्टली मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ना सन को। लेकिन अर्थ के साथ साथ तो हम भी तो सन का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब हम बहुत एक स्पेस टूर पे हमेशा निकले हुए हैं, हमको पता भी नहीं चलता हम स्पेस टूर पे हैं। ठीक है, हम लगातार स्पेस टूर कर रहे हैं अर्थ के साथ। अर्थ एक बहुत बड़ा क्या है, जहाज है, और जिसपे बैठ के हम, एक स्पेस शिप है और जिसपे बैठ के हम पूरा स्पेस का चक्कर लगा रहे हैं। मतलब सन का चक्कर तो हम लगाते ही ना, हर साल लगाते हैं। ठीक है, एक हर साल में हम पूरा एक बार सन को घूम के एक बार मतलब परिक्रमा करके चले आते हैं और फिर से वही चीज लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम अर्थ से ही कनेक्टेड हैं, अर्थ से दूर तो नहीं जा रहे हैं, नहीं तो अर्थ आगे निकल जाता और हम पीछे रह जाते अगर अर्थ से कनेक्टेड नहीं होते। या अर्थ के साथ साथ जो एटमॉस्फियर है, हम कह सकते हैं पूरा जो एटमॉस्फियर है, वो भी एटमॉस्फियर में जो लेयर ऑफ गैसेस है, हम कह सकते हैं एयर, ये सारी चीजें अर्थ के साथ साथ ही मूव कर रही हैं, सन का चक्कर लगा रही हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता ना तो क्या होता, ये सारी जो गैसेस हैं जिससे हम सांस ओस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, वो एक जगह छूट जाती, पीछे अर्थ आगे निकल जाता। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ये सभी को अपने से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, समझ में आया ये चीजें पूरी तरह से? दूसरा है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये तो एग्जाम्पल है किसका, अभी आपने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये एग्जाम्पल किसका है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में यही था, जैसे सेंटर की तरफ एक फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है सेंटर की तरफ फोर्स, और मून के ऊपर, मून अगर अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, वो अगर नहीं लगता मून के ऊपर तो मून क्या होता, मून सीधा से निकल जाता। ठीक है, अर्थ के जो अर्थ का जो मतलब अर्थ के जो ऑर्बिट कर रहा है मून, वो अर्थ का ऑर्बिट न करके ऐसे एक टेंजेंट लाइन में बाहर निकल जाता, तब मून जो है अर्थ के ऑर्बिट से दूर चला जाता कहीं,
पता नहीं स्पेस में खो जाता और आप लोग ढूंढने जाते स्पेस में मून कहाँ गया। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही जो मून है वो अर्थ से कनेक्टेड है और मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। साथ साथ सन भी का चक्कर जो हम लोग लगाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमको अपने से बाइंड अप किया रहता है और इसीलिए हम सन का रिवॉल्यूशन करते हैं लगातार। ठीक है, हम मतलब अर्थ के साथ साथ तो हम भी कर रहे हैं, तो हम अपनी बातें करेंगे, अर्थ की बात क्यों करें। देखिए द टाइड्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। आप देखते हो टाइड्स, टाइड्स जानते हो ना, ठीक है, टाइड मतलब वाटर लेवल जो है ये ऊपर चला आता है टाइड्स में। ठीक है, जो सी लेवल है ये राइज कर देता है, बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है टाइड्स में। जब देखो दो टाइड होती है ना, एक लो टाइड एक हाई टाइड। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या आया है, सन और मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण हाई टाइड आई है, और इस साइड में देखिए यहाँ पे हाई टाइड आई है और इस साइड में वाटर का लेवल बढ़ गया है और इस साइड में वाटर का लेवल कम हो गया है, इसको बोलते हैं लो टाइड। लो टाइड कब आता है, न्यू मून के टाइम पे। और हाई टाइड कब आता है, ये आता है भाई फुल मून के टाइम में, पूर्णिमा के टाइम पे ना। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। द मूवमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, भाई जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं सन के चारों तरफ, वो कैसे मूव कर पा रही हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, किसका, अर्थ का। अर्थ जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है सैटेलाइट्स के ऊपर, इसीलिए तो आप फोन ऑन चला पा रहे हो। ठीक है, हर चीज़ें जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्वैप कर रहे हो, सब चीज़ें कैसे हो पा रही है, ये सैटेलाइट्स के कारण हो पा रही है। और सैटेलाइट्स कैसे कहाँ पे हैं भाई, सैटेलाइट अर्थ से मतलब अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, इसका रीजन यही है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, आपको क्लियरली समझ में आया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं और भी चीजें जो है। फ्री फॉल क्या होता है, यहाँ पे आपको नीचे गिराएंगे, फ्री फॉल, फ्री फॉल। ठीक है, तो फ्री फॉल समझते हैं, फ्री फॉल क्या होता है। देखो फ्री फॉल रिफर्स टू द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी ऐसे फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके बियॉन्ड कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रही है। जैसे फ्री फॉल रिफर्स टू द फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस और फोर्स अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल पुल के अलावा यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है फ्री फॉल में। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बस छोड़ दिया, इसको फेंका नहीं, एक तो होता है फेंकना और एक होता है छोड़ देना सीधा, बस इसको हमने इसके ऊपर बिना फोर्स लगाए इसको ऐसे छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया इसको, तो ये फ्री फॉल कर रही है और ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, किसके इन्फ्लुएंस में, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स में। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, क्या आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्री फॉल कर सकते हो या कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों भाई, यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस है, फ्री फॉल कैसे होगा, एयर का रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे एक फोर्स सप्लाई हो रहा है। लेकिन एयर के रेजिस्टेंस को हम जब फ्री फॉल कैलकुलेट करते हैं तो एयर के रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, निग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हम भी बहुत चालाक है, एयर के रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल मान लिए। ठीक है, तो फ्री फॉल जो है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। फ्री फॉल रिफर्स टू द फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस और फोर्स अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड फ्री फॉल। देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रही है, ध्यान देना इस चीज को, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो एक बहुत हाई बिल्डिंग है, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, और उससे मान लो कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाता है, या आप ही मान लो वहां से फ्री फॉल करते हो, तो होता क्या है, आप सिंपली समझना आप इस बात को, एक छोटा सा मान लो टेबल है और टेबल से आप ऐसे फ्री फॉल करते हो तो आपको चोट नहीं लगती। ठीक है, नहीं लगती ना, बहुत कम चोट लगती है, मतलब हल्का सा जर्क होता है। आप अगर एक 1 फ्लोर से ऐसे फ्री फॉल करते हो, जंप नहीं करना है, यहाँ पे फ्री फॉल करना है, तो थोड़ा बहुत चोट लगती है, मरने भर की चोट नहीं लगती, मतलब पैर और टूट सकता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई बिल्डिंग से फ्री फॉल करते हो तो हो सकता है आप जिंदा ही नहीं रहो। ठीक है, मतलब राम राम सत्य हो जाए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट अलग अलग क्यों हो रहे हैं, हर बार तो फ्री फॉल हो रहा है ना, बस हाइट बढ़ने से यहाँ पे इम्पैक्ट क्यों अलग अलग हो रहा है। देखो हाइट बढ़ने से इम्पैक्ट इसलिए अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे आप समझना,
हाइट बढ़ने से आपको यहाँ पे ये समझना है कि लगातार एक फोर्स आपको अपनी तरफ खींच रहा है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे पास आ रहे हो। जब तुम नीचे से गिरते हो तो कम टाइम में आप गिरते हो, कम टाइम में आप गिरते हो तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है लगातार, ठीक है, क्योंकि देखो जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो ऑब्जेक्ट लगातार एक्सीलरेट करेगा ना, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रही है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे था, मतलब टेबल पे था, तो वेलोसिटी बहुत ही कम, मतलब जब अर्थ से टकराया वो तो उसकी वेलोसिटी कम थी, ठीक है, वेलोसिटी कम थी। आपने पढ़ा है ना, आपने ये पढ़ा है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मतलब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। यहाँ पे मास तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपका ही मास है, मतलब मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में चेंजेस होगी। वेलोसिटी लेट से आप जब टकराते हो जमीन, मतलब आप अर्थ से जब स्ट्राइक करते हो तो क्या होगा, आपकी वेलोसिटी कम रहेगी क्योंकि आप बहुत नीचे से गिरे हो, कम टाइम में जो ऑब्जेक्ट है इतना ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करेगा, कम एक्सीलरेट करेगा, इसीलिए वेलोसिटी कम रहेगी। तो कम वेलोसिटी के साथ जब आप टकराते हो तो आपको चोट कम लगती है। जब आप बहुत हाई बिल्डिंग से कूदते हो तो क्योंकि ज़्यादा टाइम आप ले रहे हो और लगातार वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, और जब अर्थ तक पहुंचता है वो ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और हाई वेलोसिटी के साथ जब अर्थ से आप टकराते हो तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है डैमेज के, मतलब चोट लगने की जो चांसेस हैं ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप हाई ऑब्जेक्ट के हाई वेलोसिटी के साथ किसी एक हार्ड रॉक से टकरा रहे हो, मतलब अर्थ से टकरा रहे हो आप, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है, देखो ड्यू टू व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, इट एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, लगातार एक एक्सीलरेशन यहाँ पे इसके ऊपर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ये एक्सपीरियंस करता है, और एक्सीलरेशन के कारण जो वेलोसिटी में चेंजेस लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। Due to this acceleration, the velocity of object gradually rise. So we can say that during free fall, velocity of object does not remain constant. So it is accelerated motion. You can say that free fall is accelerated motion, or you can say that uniform accelerated motion. इसका मतलब आपने जो मोशन का इक्वेशन पढ़ा है, कौन कौन सा इक्वेशन पढ़ा आपने, आपने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये जो तीनों इक्वेशंस आप मोशन आपने पढ़ा है वो सारे जो इक्वेशन है ये फ्री फॉल पे भी अप्लाई होंगे, मतलब जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल कर रही है उस समय भी हम कह सकते हैं कि ये सारे जो मोशन के इक्वेशन है ये अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मोशन के इक्वेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए बने हैं। कैसे मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए यहाँ पे वो अप्लीकेबल थे, और ये भी क्या है, ये भी तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, इसीलिए ये सारे इक्वेशन यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। बस अंतर थोड़ा यहाँ पे होगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझना है, क्या डिफरेंसेस होगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है आपको क्लियरली समझ में आया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व, और ये एक्सीलरेशन क्यों है भाई, ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इसीलिए ऐसे एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको जी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको जी से डिनोट किया जाता है। क्लियर, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए आगे, अब देखिए ग्रेविटी जो है, जी जो है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा इसका। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वेदर द ऑब्जेक्ट इज लाइट और हैवी दे एक्सपीरियंस द सेम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर वैक्यूम है, कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, और दो ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया जाए, एक ऑब्जेक्ट हैवी है और एक ऑब्जेक्ट बहुत ही लाइट है, दोनों ऑब्जेक्ट को फ्रीली अगर फॉल कराया जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ पे सेम टाइम पे गिरेंगे, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे अगर सेम हाइट से दोनों ऑब्जेक्ट को गिराया जाए। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है वैक्यूम होना चाहिए, मतलब एयर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए।
अगर एयर का रेजिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट, जो भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिर जाएगा और दूसरा है जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो बाद में गिरेगा, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस है। एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा किसके ऊपर अप्लाई होगा? जो लाइट ऑब्जेक्ट है, जो हल्का ऑब्जेक्ट है। जो भारी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्लियरली ये समझना चाहिए। एक हाथी को, एक कागज को, दोनों को अगर सेम हाइट से गिराया जाता है तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ को हिट करेंगे, ठीक है। अब हाथी कितनी भारी है और कागज कितना हल्का है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? कंडीशन होनी चाहिए वैक्यूम में, मतलब कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं हो। अगर एयर का रेजिस्टेंस है तो हाथी पहले गिरेगी, कागज बहुत पता नहीं कहाँ उड़ के चला जाएगा, तो कागज तो उड़ के जा सकता है, लेकिन वैक्यूम अगर है, एयर है ही नहीं, तो एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा। और एयर का अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो दोनों साथ में गिरेंगे, दोनों अर्थ को साथ में टच करेंगे या स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेशन है इसे समझिए। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये लेट से अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसको गिराया जाता है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फोर्स अर्थ अप्लाई करता है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, और वेट इक्वल टू क्या होता है? वेट इक्वल टू या फोर्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा mg, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा इसका? mg, ठीक है। दूसरा हम F इक्वल टू क्या कह सकते हैं भाई? F इक्वल टू, एक तो आपने अभी डेरिवेशन किया था क्या, जी m1, m1 क्या है यहाँ पे? m1 यहाँ पे m ही है, इस ऑब्जेक्ट का मास, और m2 क्या है? अर्थ का मास, mg जिसको बोल सकते हैं mg, ठीक है। यहाँ समझते हैं थोड़ा सा जगह लेके, ठीक है। देखिए, आपको पता है F क्या होगा? F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है? एक्सीलरेशन यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि g है, g मास इंटू ग्रेविटेशन। और दूसरा फोर्स हम कह सकते हैं वही सेम फोर्स क्या होगा? g इक्वल जी m, और अर्थ का मास क्या होगा? mg, ठीक है। m e हम कह सकते हैं, मास ऑफ अर्थ क्या होगा? me होगा बाई डी स्क्वायर, बाई डी स्क्वायर। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को एक कंपेयर करें तो यहां पे हो जाएगा mg इक्वल टू जी एम एम ई बाई डी स्क्वायर। m से कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं g इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई बाई डी स्क्वायर, जी एम ई बाई डी स्क्वायर। दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द मतलब हम कह सकते हैं फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी इक्वल टू क्या हो गया? जी एम ई बाई डी स्क्वायर, ठीक है। जी स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कैपिटल जी का मतलब यहाँ पे होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डी स्क्वायर, एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये चीज। लेकिन अगर हम बात करें अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है या अर्थ के आसपास है, तो वहां पे अर्थ का मतलब अर्थ का जो रेडियस है, मतलब डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। अब अगर हम कहें छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सामने, उसका मतलब बहुत ही छोटा है, तो उसका रेडियस तो निग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्थ के रेडियस की बात करेंगे, केवल अर्थ का रेडियस, और अर्थ का रेडियस हम कह सकते हैं आर ई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जी इक्वल टू यहाँ पे जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। आर ई मतलब यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझना कैलकुलेशन कैसे करते हैं वैल्यू ऑफ जी की। देखो, वैल्यू ऑफ जी की कैलकुलेशन एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है अभी आपने पढ़ा, जी इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू रख दो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जी की वैल्यू कितनी है? 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11। एम ई की वैल्यू क्या है? मास ऑफ अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है 6 इंटू 10 पावर 24, और आर ई की वैल्यू कितनी है? 6.4, ठीक है।
6.4 का स्क्वायर या 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6 है तो स्क्वायर करेंगे 10 पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग जो वैल्यू आएगी, आप इसको कैलकुलेट करना, 9.8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, अब एक चीज समझना, अर्थ जो है, अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है। तो अर्थ का शेप कैसा है, एक ओवल शेप का है, और ओवल शेप का है तो अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा रहेगा, अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा रहेगा, और अर्थ का जो रेडियस है वो पोल पे कम रहेगा। पोल पे रेडियस कम होता है, मतलब पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कम है, और पोल से जो इक्वेटर के सरफेस का मतलब सेंटर से जो इक्वेटर का डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसका मतलब रेडियस ज्यादा है। और जब रेडियस ज्यादा होगा तो रेडियस डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं ओवरऑल वैल्यू की, ओवरऑल जो वैल्यू होगी जी की वो तो कम हो जाएगी, ओवरऑल जो वैल्यू है फ्रैक्शन की ये तो कम हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है। इसका मतलब जी की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगा, जी की वैल्यू ज्यादा होती है पोल पे। पोल मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे वैल्यू कम होती है, पोल पे वैल्यू ज्यादा होती है। इसका मतलब इक्वेटर से अगर पोल की तरफ मूव करोगे, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, और अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करोगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपको यहाँ पे क्लियरली चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट समझना है यहाँ पे, द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एज द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर। अभी इसकी बात तो हमने किया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट पोल देन द equator. The value of g decreases as we go up to the top of mountain or higher up in the air. भाई टॉप ऑफ माउंटेन पे जाओगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, मतलब डिस्टेंस तो बढ़ेगा, और जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब टॉप ऑफ माउंटेन पे जाओगे या एयर में आप स्पेस में चले जाओगे तो जी की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। ठीक है, जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे वहां पे जी की वैल्यू कम होगी। द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अभी हमने बताया ही था कि मोशन जो है फ्री फॉल में जो मोशन है वो क्या है, वो एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। और अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोशन के जितने भी इक्वेशन है सारे इक्वेशन अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ए पर्सन सिटिंग इन ए हेलीकॉप्टर, ओ एक पर्सन जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है। ये इसके पहले वाला क्वेश्चन करें मैं। एक स्टोन है इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक स्टोन है जिसको अलाउ किया जाता है कि ये गिरे कहाँ से, टावर से गिरने के लिए यहाँ पे अलाउ किया जाता है। ठीक है, 100 मीटर हाई टावर है, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. दो स्टोन कहाँ और कब मिलेंगे, तो समझते हैं इसको। लेट्स से एक टावर है बड़ा सा, एक हाई टावर है जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, जिसकी हाइट टोटल 100 मीटर है, 100 मीटर इसकी हाइट है। और एक ऑब्जेक्ट है जिसको फ्रीली फॉल कराया गया यहाँ से, एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रीली यहाँ पे फॉल करता है, और उसी सेम टाइम पे एक ऑब्जेक्ट और है जिसको यहाँ से थ्रो किया जाता है। अच्छा, जब फॉल कराया जाएगा तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब थ्रो किया जाएगा तो u की वैल्यू दिया है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और g की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो g की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कोई चीज थ्रो किया जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन, देखो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। ठीक है, g की वैल्यू मतलब माइनस हो जाएगी ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है,
तो जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे जी की वैल्यू ये हो जाएगी। ये चीज़ें आपको पता है। लेट्स से ये इस जगह पे मीट करता है, यहाँ कहीं मीट करता है, ठीक है, यहाँ कहीं अगर मीट करता है तो हम कह सकते हैं इसको मान लेंगे अगर x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, इतना, ये हो जाएगा 100 - x मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, दोनों केसेस को समझते हैं। केस वन, केस वन को समझते हैं। तो केस वन ये है कि आप ये बताओ u की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो हम कह सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a की जगह यहाँ पे लिख देंगे g टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है, x है, यहाँ पे x हमने माना है इतनी दूरी। लेट्स से यहाँ पे मीट करती है तो इसका ये हम डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है। u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 है और टी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5t स्क्वायर। x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5t स्क्वायर। जो ये डिस्टेंस है वो 5t स्क्वायर के इक्वल होगी। केस टू देखते हैं हम, केस टू में क्या है, केस टू, जब ये ऊपर फेंका जाता है तो यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा भाई, देखो माइनस इसलिए हो जाएगा जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो g निगेटिव होगा, तो इसलिए ये भी निगेटिव हो जाएगा, g की वैल्यू निगेटिव में रखेंगे। तो यहाँ पे u की वैल्यू 25 है, 25, और t की वैल्यू हमको नहीं पता है, माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 है और टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 100 - x है, ठीक है, 100 - x। तो हम कह सकते हैं 100 - x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो इसकी जगह पे ये क्या हो गया, 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर की जगह हम x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 25t माइनस x, x से कैंसिल हो जाएगा, तो 25t इक्वल टू 100, इट्स मीन्स t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो कब मिलेगा भाई, 4 सेकेंड के बाद मिलेगा। दोनों जो है आपस में 4 सेकेंड के बाद मिलेंगे। और कितनी दूर पे मिलेगा भाई, कितनी दूर पे मिलेगा, 5 यहाँ पे रख दो x की जगह पे, मतलब t की जगह पे, 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 16, कह सकते हैं 80 मीटर। मतलब यहां से यहां तक 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये कहीं ना कहीं मिलेगा। और अगर हम ऊपर नीचे से बात करें, नीचे से ऊपर कितना दूर जाएगा, वो 20 मीटर जाएगा, कम दूरी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुक रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको रोक रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, इसलिए वो 4 सेकेंड में केवल 20 मीटर जाएगा और ये 4 सेकेंड में 80 मीटर जाएगा। तो आपको क्लियरली इस क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान है। यहाँ पे दो केसेस हैं, हमने क्या माना, यहाँ पे ये इसको 100 मान लिया, ये 100 दिया हुआ था, इस दूरी को x माना, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 100 - x। u यहाँ पे 0 है, क्योंकि जब फ्री फॉल कोई चीज कराया जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया जा रहा है, तो 0 मतलब उसकी वेलोसिटी तो रेस्ट, मतलब वो रेस्ट से मोशन में आ रही है। तो रेस्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। g की वैल्यू प्लस में है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है, अगर कोई चीज थ्रो किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं u की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड से ये थ्रो किया जाता है, और g की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। तो एक केस लिया जहाँ पे x की वैल्यू आ गई, दूसरा केस लिया जहाँ पे हमको t की वैल्यू मिल गई। और t की वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो 5t स्क्वायर था उसकी जगह पे x रख दिया। तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल था इस तरह के क्वेश्चन को। और भी हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है उसको देखिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन, एक पर्सन है वो हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ है। अरे अभी हम बिल्डिंग से गिर रहे हैं तो अभी हेलीकॉप्टर से कूदने की बात करेंगे। भाई देखो एक हेलीकॉप्टर है और वो 490 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, और वहां से एक स्टोन को गिराया जाता है ना, वहां से क्या किया गया, एक स्टोन को फेंका गया, मतलब गिराया गया, फेंका नहीं गया, एक स्टोन को ऐसे फ्री फॉल कराया गया
वहां से स्टोन को ड्रॉप किया गया, ठीक है। और 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड के बाद ही अगेन थ्रो ए सेकंड स्टोन, मतलब 1 सेकंड के बाद वो एक दूसरे स्टोन को फेंक दिया। देखो पहली बार वो गिराया था, दूसरी बार फेंका, दूसरे स्टोन को यहाँ पे फेंक दिया। तो क्या हुआ कि बोथ द स्टोन हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम, दोनों स्टोन जो है ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करते हैं, दोनों स्टोन जो है ग्राउंड को सेम टाइम पे हिट करते हैं। तो आपको बताना है कि क्या स्पीड, व्हाट स्पीड द पर्सन ड्रॉप द सेकंड स्टोन, कितने स्पीड से जो पर्सन है वो दूसरे स्टोन को ड्रॉप मतलब फेंकेगा। तो यू की वैल्यू बतानी है इन द सेकंड केस। देखिए यहां पे ना आपको ये समझना है, दोनों जो है एस जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दोनों केस में क्या हो रहा है भाई, देखो एस की वैल्यू तो वही है जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, 490 है, ठीक है। और केस वन की बात करें, केस वन क्या है हमारा, केस वन ये है ड्रॉप किया जाता है, ऐसे ड्रॉप किया जाता है तो यू की वैल्यू 0 होगी, और जी की वैल्यू हम कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ले लेते हैं, 9.8, जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, जी की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ही ये हो गया, और मान लो टाइम कितना लगा, टी लगा, ठीक है। लेट्स से पर्सन ट्रीटिंग एन हेलीकॉप्टर एट 490 मीटर हाइट ड्रॉप स्टोन, 1 सेकंड लेटर ही अगेन थ्रो द स्टोन, सेकंड स्टोन, बोथ द स्टोन हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे दोनों हिट करते हैं। तो लेट्स से जो हिट करने का टाइम है वो टी है, ठीक है, यहाँ पे टी टाइम है। तो क्या हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करें, ठीक है, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यू आपको गिवन है, आपको जी गिवन है, यहाँ पे आपको टाइम भी गिवन है, तो मतलब टाइम हम टी मान सकते हैं, तो हम ये वाला इक्वेशन लगाएं। देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका यूज करते हैं, देखो क्या आता है। देखो जब इसका यूज करेंगे, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एस इक्वल टू, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो एस की वैल्यू कितनी है भाई, एस की वैल्यू है यहाँ पे 490, 490, यूटी, यू की वैल्यू क्या है 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 490 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। अगर आप 9.8 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ठीक है, नहीं ये आ जाएगा बिल्कुल 4 पॉइंट, ये 4 अगर 2 से कट करेंगे 4.9 आएगा, और 4.9 इंटू 100 ये 490 होता है। तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसका मतलब टी की वैल्यू क्या हो गई, 100 का अंडर रूट जो कि 10 होता है। तो हम कह सकते हैं 10 सेकेंड के बाद पहला ऑब्जेक्ट गिरेगा। यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि 10 सेकेंड बाद पहला ऑब्जेक्ट अर्थ को टच करेगा, ठीक है, ये समझ में आया आपको। देखो दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका जाता है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे फेंका जाता है, ठीक है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। केस टू, देखो यहाँ पे आपको टी मिल चुका है, ठीक है, टी मिल चुका है, और देखते हैं, तो हम कह सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इस केस में भी, और एस की वैल्यू कितनी है इस केस में भी, एस की वैल्यू 490 ही है, 490। यू की वैल्यू आपको निकालना है यू टी प्लस, अच्छा टी की वैल्यू तो पता है ना आपको, टी की वैल्यू तो पता है भाई, टी की वैल्यू है 10, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है। तो हम कह सकते हैं 10 इंटू यू, 10 यू प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो 10 यू इक्वल टू 10 यू इक्वल टू
490 माइनस 490 माइनस, अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 5 8 जा मतलब 49, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई करते हो 490 आएगा यहाँ पे। एक मिनट, ये 490 कैसे आ रहा है, इसको देखना थोड़ा सा, एक मिनट। देखो, जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है, एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो रहा है कि वो 1 सेकंड के बाद फेंका, ही अगेन थ्रो ए सेकंड स्टोन 1 सेकंड लेटर। देखो 1 सेकंड लेटर, जब 1 सेकंड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे फेंका जाएगा तो क्या होगा, आप इसको समझना, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। 1 सेकंड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा तो जो टी है ना, टी 1 सेकंड कम हो जाएगा, भाई 9 सेकंड में पहुंचेगा, यहाँ पे 10 सेकंड में जो पहुंच रहा था, अब इस बार कितनी देर में पहुंचेगा, 9 सेकंड पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं u इंटू 9 प्लस हाफ, हाफ जी की वैल्यू कितनी है, हाफ जी की वैल्यू है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 हो जाएगा और इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉपरली जो वैल्यू है यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो 9u, ये हो जाएगा 9u, इधर आ गया, और ये 490 है, 490, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.9। तो 4.9 को अगर आप, मतलब 4.9 इंटू 81, यही है ना, यही है। आप एक काम करो, यहाँ पे 9u है और 4.9 कॉमन ले लेते हैं ना, 4.9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, तो 4.9 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, 4.9 इंटू 100 इक्वल टू 490 माइनस 81, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 9u इक्वल टू ये 4.9 इंटू 19, ठीक है, 19। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, 19 से 19 9 जा होता है 171, ठीक है, 171, और 19 4 जा 76 होता है, और 76 और 17 को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 76 में अगर आप 17 ऐड करते हो, देखो 10 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 86, और 9 मतलब यहाँ पे 7 और ऐड करोगे तो क्या 86 से 93 आ जाएगा, ठीक है, 93 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 93.1 यहाँ पे आ रहा है, 93.1 और 9u, तो u की वैल्यू क्या होगी भाई, u की वैल्यू यहाँ पे 9 से आप डिवाइड कर दो तो 10 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा यहाँ पे, 10 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा u की वैल्यू। तो क्लियरली आपको समझ में आया, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, मतलब दो ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड बाद फेंका जा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे उसी टाइम पे टकराते हैं अर्थ से, ठीक है, मतलब उसी टाइम पे अर्थ से टकराते हैं, तो हम कह सकते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये प्रॉपर वीडियो था। अभी के लिए हम ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें सीखे, ग्रेविटेशन में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और साथ साथ हमने फ्री फॉल को समझा, केपलर के लॉ को समझा, और फ्री फॉल के ऊपर हमने 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब अगले क्लास में हम कुछ चीज़ें और भी समझेंगे, जैसे मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और थ्रस्ट, प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझेंगे, उसका एप्लीकेशन भी समझेंगे। साथ साथ हम फ्लोटेशन और यहाँ पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, और साथ साथ बॉयंट फोर्स जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्रमोट दिस चैनल। अभी हम लोग न्यू हैं तो आप प्रमोट दिस चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।